कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और भाई साहब मतलब यार लूक डियोंग का हड़के में ले लिया यार हमने। मैं बता रहा हूँ मतलब अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक पिछले 5 मैचेस में उसने 4 गोल स्कोर किए हैं। भाई तुम्हें हालांकि की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ तुमने ओबामेयांग में भी बहुत गलत इन्वेस्ट किया है। लूक डियोंग इज गोटेड। ब्रेथवेट वाला मीम हटा दो, लूक डियोंग को रिप्लेस करवाओ भैया। लूक डियोंग इज ऑन अनदर लेवल। लेकिन जोक सब आड़ यार, आई थिंक भाई देखो इस मैच को ना 2 नजरिए देखने के, एक है डर्बी वाले नजरिए से और एक है टॉप 4 वाले नजरिए से। आई थिंक देखो यार, अगर आप डर्बी के मोमेंट से करोगे तो एब्सोल्युटली एंटरटेनिंग मैच है। रेड कार्ड देखने को मिल गया यहाँ पर, लूक डियोंग का गोल देखने को मिल गया, लास्ट मिनट इक्वलाइजर देखने को मिल गया, और क्या लोग यार। एंड टू बी वेरी फेयर, इट वॉज वेरी एंटरटेनिंग एंड कॉम्पिटिटिव मैच भी बहुत ज़्यादा था। क्राउड का सपोर्ट भी मेरे को बहुत सही लगा। लेकिन अगर यार रिजल्ट की बात करें ना, तो मेरे को नहीं लगता कि बारसा फैंस और बार्सिलोना सेटिस्फैक्टरी होगी, और होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि सही बात बताऊँ तो अगर आप पॉइंट्स टेबल की बात देखो ना, तो यहाँ से कहीं ना कहीं जिस तरीके से मोमेंटम गेन कर रही थी बार्सिलोना, तो बहुत इजीली और सरप्राइजिंगली एंड डिजर्वेडली सो ये सेकंड और थर्ड यहाँ पर अब अचीव करने वाले थे। मैं ये नहीं कह रहा कि अब नहीं अचीव कर सकते, लेकिन यहाँ से मोमेंटम अच्छा बनाना था। यहाँ पर आपने पॉइंट्स ड्रॉप करिए, और इस समय आप ला लीगा की टेबल देखो ना, तो वो भी कोई प्रीमियर लीग की टेबल से कुछ कम कॉम्पिटिटिव नहीं है। आप देखो एथलेटिको मैड्रिड, रियल सोसिएडाड, विलारियल, बार्सिलोना, 4 टीम्स एक ही स्पॉट के लिए, और चारों टीम्स में 3 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है। बार्सिलोना जीत जाती ना, तो बार्सिलोना इस कॉम्पिटिशन को कहीं ना कहीं किल करती हुई दिख रही थी। अभी देखो ऐसा नहीं है कि अभी नहीं हो सकता, मुश्किल है, थोड़ा कहीं ना कहीं मुश्किल है। और हमसे ज़्यादा कौन पहचानेगा, यूनाइटेड वालों से ज़्यादा। लेकिन एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि सविया के पास और रियल बेटिस के पास अभी भी अच्छा खासा कुशन है। तो मेरे को लगता है कि इस पूरे रिजल्ट से ना बार्सिलोना सेटिस्फाइड तो बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन अगर बात करें कुछ की पॉइंट्स की, जो कि 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले अब देखो यार, मैंने अपने आए दिन अपने फुटबॉल डेली के एपिसोड में, कोलैप्स में, पॉडकास्ट में मैं हमेशा बोलता रहता हूं कि जिस स्पीड से बार्सिलोना अटैक को रेनोवेट कर रही है ना, उसी स्पीड से भाई डिफेंस को भी रेनोवेट करो। लेकिन आज मैं पर्टिकुलरली सिर्फ 2 प्लेयर्स की बात करूंगा, वो है सर्जिनो डेस्ट और यहाँ पर एरिक गार्सिया। अब देखो डेस्ट की मैं बात करूं, एब्सोल्युटली यंग है, पेसी फुल बैक है, तो और पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन फंडामेंटल्स यार उसके थोड़े से गायब हैं। पहली बात तो वो लैक ऑफ डिफेंसिव अवेयरनेस। डैनी एल्वेस के पास पेस भले ही ना हो, लेकिन उस बंदे के पास जो आईक्यू है ना, फुटबॉल विजन है, जो फुटबॉल आईक्यू है, उसको कोई मैच नहीं कर सकता। इन नो वे मैं कहीं ना कहीं कंपेयर नहीं कर रहा सर्जिनो डेस्ट को, डैनी एल्वेस को। दोनों अपनी अपने प्रोफाइल के हैं, बट स्टिल आई थिंक उस राइट बैक की पोजीशन पे बार्सिलोना को एक बहुत ही ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि बहुत कुछ ऑफर कर सकता है। एंड सॉरी बट सर्जिनो डेस्ट वो बंदा नहीं है। सही बता रहा हूँ मैं, सर्जिनो डेस्ट वो बंदा नहीं है। ही हैज़ अ पोटेंशियल, लेकिन मेरे को लगता है कि जावी का सिस्टम जो डिमांड करता है उसको सर्जिनो डेस्ट फुलफिल कर सकता है, एंड दैट्स अनफॉर्चुनेट। लेकिन आई थिंक जितना जल्दी होगा समर में, मेरे को लगता है बार्सिलोना मूव ऑन करेगी। इसी तरह अगर बात करें एरिक गार्सिया की, तो भाई इसका भी मैग्वायर जैसा हाल है, बट इतना बुरा हाल नहीं है। मतलब मैग्वायर वाला मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो यार, इसकी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है ना, वो कभी कभार ओवर शैडोड हो जाते हैं इसकी थोड़ी वीकनेसेस से। जो पोजीशन में एब्सोल्युटली अमेजिंग है, यंग है, और कल को मेरे को कोई कहना है कि रोनाल्ड अराउजो और एरिक गार्सिया की पार्टनरशिप मिलने वाली, आई विल नॉट बी शॉक्ड, बल्कि मैं खुश ही होऊंगा, क्योंकि एरिक गार्सिया काफ़ी सही है। लेकिन इसका भी यार थोड़ा सा वैसे ही है। जैसे कल का आपने सेकंड गोल देखा होगा, उसको पता ही नहीं है। मतलब एक तो एस्पेनियल 4-5-1 की फॉर्मेशन में खेल रही है, एक ही स्ट्राइकर है वो जो आपके पिन पॉइंट करने हैं, आपके 2 सेंटर बैक्स को, आपको उसको ही पिन करना है, आपको उसको ही ट्रैक करना है, उसको ध्यान ही नहीं है। ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट। मतलब वो उसको पता ही नहीं है कि भाई वो कब पीछे से निकल गया, और बहुत बड़े मार्जिन से पीछे से निकला था। मतलब जब उसको पता लगा निकल गया, भाई उसने गिव अप भी कर दिया। सो आई नो इट्स कहीं ना कहीं, मैं सिर्फ उस एक इंसिडेंट को लेके क्रिटिसाइज नहीं कर सकता उसको, लेकिन आप पूरे गेम देखो, ही वॉज एक्चुअली काइंड ऑफ थोड़ा सा दिक्कत में था। बट ठीक है, यहाँ पर एक आधा मैच होता है, बट स्टिल मेरे को लगता है कि जितना जल्दी होगा बार्सिलोना अपने डिफेंस को भी रेनोवेट जरूर करे। इसी साथ अगर बात करें दूसरे की पॉइंट की, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट आई एम स्टिल इम्प्रेस्ड, और हर एक बंदे को इम्प्रेस्ड होना पड़ेगा जिस तरीके से जावी ने अपने सिस्टम को डिप्लॉय किया था। बहुत ही बढ़िया सिस्टम है भाई। एक टाइम पे इस सिस्टम में बहुत कुछ हो रहा है, क्यूरियोसिटी आती है बार्सिलोना के सिस्टम को देख के। आप अगर मिड की बात करो तो फ्रेंकी डियोंग, पेड्री बहुत ही वर्सेटाइल और बहुत ही वॉलेटाइल प्लेयर है। मतलब मेरे को लगता है कि 110% देते हैं। पेड्री से बस मेरा एक वो है कि आई थिंक ही इज नॉट एन एग्रेसिव प्रेसर। फ्रेंकी डियोंग
चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस देता है, एब्सोल्युटली फिनोमिनल। भाई ये बंदा एब्सोल्युटली अमेजिंग है। अगर राइट विंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पे सर्जिनो डेस्ट को एक इन्वर्टेड फुटबैक की तरह खिलाना, तो मेरे को पेप की याद आ गई थोड़ी सी, जिस तरीके से वो कैंसेलो को यूज़ करता है। आडामा ट्राओरे को विंग पे डिप्लॉय किया गया है, देख के भाई एथलेटिको जिस तरह से उसने चीड़ फाड़ करी थी, कल भी वो चीड़ फाड़ कर सकता था, करा भी कुछ हद तक, पार्शियली मैं कहूँगा सक्सेसफुल भी था, पार्शियली ही वॉज नॉट सक्सेसफुल। लेफ्ट साइड की मैं बात करूँ तो जॉर्डी एल्बा का वो रन बनाना, क्रिएटिव साइड, गावी इज नॉट एन आउट विंगर, बट स्टिल मेरे को लगता है गावी फेरन टॉरस का काम ही है कि आप स्पेसेस को एक्सप्लॉइट करें। अंसु फाटी जैसे ही वापस आएगा ना, मेरे को लगता है कि वो लेफ्ट साइड और भी ज़्यादा लीथल होगी। और उस्मान डेम्बेले जब आया था तो भी आपको कहीं ना कहीं चेंज देखने को मिला था कि बार्सिलोना के अब कहीं ना कहीं काफ़ी सारे अटैक्स लेफ्ट साइड से भी आ रहे थे। बात करते हैं कि तीसरे पॉइंट की, तो यार ये थोड़ा अनपॉपुलर होगा और वैसे तो इवेंचुअली लूक डियोंग ने गोल स्कोर कर दिया, लेकिन सही बताऊं शुरुआत में मैं कह रहा था कि ओबामेयांग को पूरा गेम देना चाहिए। उसके बाद जब ओबामेयांग को इंट्रोड्यूस किया देन आई वाज हैप्पी कि ओबामेयांग भाई, क्योंकि उस टाइम लग रहा था कि ओबामेयांग का काम है भाई स्पेसेस गेट इन बिहाइंड करना, वो पेल सकता है। क्योंकि मैंने आई थिंक उस वॉच लॉन्ग में सादिक भाई के साथ ये बात भी करी थी, एसएलपी के साथ बात भी करी थी कि एस्पेनियोल ना थोड़ा हाई डिफेंसिव लाइन रख रही है, लेकिन एक्चुअली में एस्पेनियल बहुत जल्दी लो ब्लॉक में आ गई। और ऐसे टाइम पे जब मेरे को लगता है कि आडामा ट्राओरे जितने पासेस उसने अपने वुल्वरहैम्पटन वाले करियर में नहीं करे, उससे ज़्यादा पासेस तो वो बार्सिलोना में कर रहा है, क्रॉसेस। तो ऐसे टाइम पे जब सामने वाला डिफेंस आपको लो ब्लॉक दे रहा है, आप बिल्कुल उसको पेनल्टी बॉक्स को बॉम्बार्ड कर रहे हो, आपके क्रॉस डाल रहे हो, अच्छे डाल रहे हो, आप अटैकेबल क्रॉसेस डाल रहे हो, तो आपको लूक डियोंग चाहिए यार, ओबामेयांग नहीं चाहिए। ओबामेयांग का एरियल थ्रेट क्या है? लूक डियोंग का एरियल थ्रेट है, एंड ही इज एब्सोल्युटली अमेजिंग एट दैट। एक ही तो उसका कैरेक्टर ट्रेट है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है, तो मेरे को लगता है कि वहाँ पर लूक डियोंग की ज़्यादा जरूरत थी। इवेंचुअली उसने गोल ही स्कोर कर दिया, तो ये पॉइंट और भी फर्दर प्रूफ हो गया। लेकिन इसी के साथ यार अब बात करते हैं यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड की, जहाँ पे अब बात है भाई एक नए स्ट्राइकर की। अब इसको मैंने हाल ही के 3-4 फुटबॉल डेली एपिसोड पहले ही मैंने आपको पिच कर दिया था, लेकिन कल जब कल 1-2 दिन पहले रांगनिक ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको कंफर्म ही कर दिया कि इवेंचुअली अब यूनाइटेड एक यंग स्ट्राइकर को लेके आने वाली है समर ट्रांसफर विंडो में। अब देखो यहाँ पे दो पिच आती हैं, एक है यंग स्ट्राइकर और एक है बहुत यंग स्ट्राइकर। यानी कि एक होता है एक ऐसा स्ट्राइकर, यानी कि आप देखो एंड्रिक की बात करें, करीम अडेयामी की बात करें, या फिर हम थोड़ा जूलियन एल्वारेस की हम बात करें, ये वो स्ट्राइकर्स होते हैं जिनको बड़ी टीम्स आती हैं, इन्वेस्ट करती हैं, इन प्रोजेक्ट्स को डेवलप करती हैं, एंड इट दे आर सुपरस्टार। एक होता है कि यंग होता है लेकिन ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड स्ट्राइकर होता है, ठीक है। इसका यार मेरे को एट द मोमेंट एक एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर शॉर्ट लिस्ट की मैं बात करूं तो यहाँ पे 5 नाम आते हैं हमारे पास। सबसे पहला नाम आता है लौतारो मार्टिनेज का, और ये मैं नाम नहीं दे रहा बल्कि इस समय जिन प्लेयर्स को यूनाइटेड मॉनिटर कर रही है, पहला नाम है लौतारो मार्टिनेज का। बता देता हूँ कॉन्स क्या है। कॉन्स पहली तो चीज़ तो ये है कि ऑलरेडी पिछले साल ये अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर चुका है, और दूसरा कॉन्स यहाँ पर ये है कि मेरे को लगता है कि इंटरनेशनल लुकाका के बाद इसको जाने देगी। मतलब ऑलरेडी ठीक है, लुकाकू के बगैर भी उन्होंने छक्के पे छक्के मार रहे हैं, बट ठीक है, इतना भी वो पागल नहीं है कि, और इतने भी पैसों की तंगी नहीं है कि मार्टिनेज को जाने देंगे। अब पैसा ज़्यादा देते तो देखो भाई पैसा कभी भी बदल सकता है। दूसरा है यहाँ पे हैरी केन। अब ये नाम मैंने जैसे आपको बोला ना, आप समझ जाना कि किसकी वजह से मैंने बोला है। वो है यहाँ पे पोचेटिनो। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा कि पोचेटिनो के अलावा कोई मैनेजर इसको पसंद ही नहीं करेगा, बट पोचेटिनो के बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज़ हैं हैरी केन को लेके। देखो पोचेटिनो आए, टोटेटिनो आए, छोटेटिनो आए, कोई भी आ जाए, डेनियल लेवी हैरी केन को जाने नहीं दे रहा। मैं इतने स्ट्रॉन्ग व्यूज रख रहा हूँ कि अगर कॉन्टे भी स्पर्स से चला गया ना, हैरी केन तब भी नहीं जाएगा। हाँ, तब भी नहीं जाएगा। हैरी केन की तो चलती ही नहीं है भाई, डेनियल लेवी की चलती है वहाँ पर। तीसरा नाम है यहाँ पे डार्विन नूनेस का, बहुत अंडररेटेड है। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मैंने डार्विन नूनेस को इतना एक्सक्लूसिव नहीं देखा, तो आप में से जितनों ने देखा है प्लीज़ यार हेल्प जरूर कर देना मेरी और बाकी की कम्युनिटी की, जो कि कहने की कमेंट सेक्शन में डिस्कशन करी होगी डार्विन नूनेस आपके हिसाब से कितना ज़्यादा सही खेलता है और क्या ही इज़ एक्चुअली गुड। और चौथा प्लेयर है यहाँ पर हमारा अलेक्जेंडर इसक। आर्सेनल का कटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मेरे को लगता है कि आर्सेनल और यूनाइटेड अगर एक साथ पिच करेंगे तो यार नो ऑफेंस टू आर्सेनल, बट यूनाइटेड को प्लेयर पिक करेगा, सॉरी बट देखो करेगा पिक। लेकिन हाउएवर आर्सेनल भाई पूरी टक्कर देगी, और मे बी भाई डील निकाल के ले जा सकती है अगर बिडिंग वॉर हो गई। क्योंकि यहाँ पर अब आते हैं हम 5वें प्लेयर पे, और ये थोड़ा अंडररेटेड भी है और सरप्राइजिंग भी है, और ये है यहाँ पर पैट्रिक्स के। अब चेक इंटरनेशनल प्लेयर का सबसे बड़ा पॉइंट पता है ये है कि रांगनिक इसका बहुत ज़्यादा बड़ा एडमायरर है। रांगनिक एक्चुअली में बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड है, और कहीं ना कहीं ये बात बताऊं, अभी मैं की पॉइंट्स का जो पहला ही पॉइंट होगा ना, वो मेरे को लगता है कि पैट्रिक शिक को थोड़ा सा ज़्यादा प्रो देता है। हाउएवर आई एम नॉट सेइंग कि यही 5 प्लेयर्स हैं जो कि आज स्ट्राइकर में आ सकते हैं। ये शॉर्टलिस्ट आपको ऐड होते हुए दिखेगी और आपको पता चलेगा क्यों। सबसे पहले बात करते हैं पहले की पॉइंट की, और वो यहाँ पर ये है कि इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि यूनाइटेड किस अप्रोच के साथ जा रही है। यानी कि आप देखो कि लॉन्ग टर्म में उनको पता है कि
हमको एक ऐसा स्ट्राइकर चाहिए कि यहाँ पर हमको 20-25 गोल दे। देखो ग्रीनवुड के साथ सिचुएशन हो गई, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। कवानी जाएगा, वो कंफर्म ही मान के चलो कि 90% है कवानी छोड़ेगा, वो ला लीगा में ही जाके खेलेगा। आई कैन सी एथलेटिको मैड्रिड को वो ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि लुइस सुआरेज मेरे को लगता है कि एथलेटिको मैड्रिड में अब एक्सटेंड करेगा। साथ ही साथ यहाँ पर मार्शियल सविया में अभी अच्छा खेल रहा है, अच्छा खेल ले, मेरे को तब भी नहीं लगता कि उसका यूनाइटेड में अच्छा है, और अगर अच्छा भी होगा तो प्रायोरिटी ऑर्डर में वो नीचे ही होगा मेरे को लगता है। तो यहाँ पर आप देखो लॉन्ग टर्म में यूनाइटेड देख रही है कि 20-25 गोल है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं दिमाग में यूनाइटेड के है कि भैया रोनाल्डो को एक पार्टनरशिप देनी पड़ेगी। रोनाल्डो की अभी हम यूनाइटेड की बात करें, देखो जुवेंटस में फेडरिको चिएसा के साथ अच्छी पार्टनरशिप थी, डिबाला के साथ अच्छी पार्टनरशिप थी, रियल मैड्रिड में तो खैर पार्टनरशिप थी। यूनाइटेड में वो पार्टनरशिप अभी नहीं बनी है, ना सैंचो के साथ अभी बन पाई है, ना ही ग्रीनवुड के साथ अभी तक बनी थी, अब तो बनेगी ही नहीं खैर, ना रैशफोर्ड के साथ अभी तक बन पाई है, और सही बताऊं तो ना ही ब्रूनो के साथ अभी तक बन पाई है। वो पार्टनरशिप अभी भी ढूंढ रही है यूनाइटेड। और ऐसे में आप फिर से कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म में भाई, यहाँ लॉन्ग टर्म देखा जाता है क्लब में, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये होगा कि एक पार्टनरशिप तो रोनाल्डो को कंपेनियन तो करना ही पड़ेगा। ये इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि शायद से कहीं ना कहीं इससे ये भी पता चलता है कि रोनाल्डो यूनाइटेड के प्लान्स में है या नहीं, एंड वाइस वर्सा कि क्या रोनाल्डो के प्लान्स में यूनाइटेड में और रहना लिखा है या नहीं। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट की, और वो होने वाला है कि देखो यार रांगनिक अभी तो मैनेजर है, लेकिन इसके बाद वो बोर्ड में चले जाएगा और एज अ कंसल्टेंट रोल प्ले करेगा। अब ये तो है कि जो रांगनिक है उसकी आवाज़ धीरे धीरे बढ़ रही है बोर्ड में, लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा कि इस पूरे प्रोसीजर पे, इस पूरे, मैं सिर्फ स्ट्राइकर की बात नहीं कर रहा, लेकिन बाकी सारी स्टोरीज की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो सबसे बड़ा डिसीजन होगा ना, वो एक नए फेज का होगा, और वो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैनेजर की। तो यहाँ पे मैनेजर, तभी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये 5 प्लेयर्स हैं, लेकिन आपको और ऐड होते हुए दिखेंगे यहाँ पे, और स्ट्राइकर्स ऐड होते हुए दिखेंगे। जैसे अभी जूलियन अल्वारेज के रिगार्डिंग एक्सक्लूसिव स्टोरी आई थी कि यूनाइटेड कभी इंटरेस्टेड थी नहीं अल्वारेज में, और वो इसलिए नहीं थी क्योंकि यूनाइटेड बहुत पहले से ही क्लियर थी कि हमें जनवरी में करना ही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि धीरे धीरे उनको पता चल गया था कि नहीं, रांगनिक का हम कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सटेंड नहीं करेंगे एज ऑफ नाउ, प्लस यहाँ पर जो नया मैनेजर आएगा हम उसके बेसिस पे यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे यहाँ पे जो मैनेजर आएगा, अब एरिक टेन हैग है, पोचेटिनो है, मेनली यही दो हैं, बट देखना पड़ेगा कि दोनों में से किसके सामने क्या पिच होती है, कौन किस तरीके से अपने प्लेयर्स लेगा, और उसके बाद कहीं ना कहीं डिसाइड होगा। बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट की, और वो है यहाँ पर डेक्लन राइस को लेके। अब देखो यार इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिबेटेबल है, क्योंकि यहाँ पर ग्लेजर फैमिली एंटर हो जाती है। अब देखो यार स्ट्राइकर्स की अब हम बात करें तो मेरे को लगता है कि 70-60 से कम का कोई आएगा स्ट्राइकर, है ना। और ऐसे में अगर डेक्लन राइस की हम बात करें, पर्टिकुलरली मैं इसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि यूनाइटेड डेक्लन राइस से सबसे ज़्यादा लिंक्ड हो रही है, वो आएगा 100 मिलियन के आसपास, ठीक है। तो क्या यहाँ पर एक बार फिर से लगातार बैक टू बैक समर में ग्लेजर फैमिली 160 मिलियन खर्च करेगी? ये बहुत बड़ा सवाल होता है। या फिर कहीं ना कहीं हमारे पास, क्योंकि देखो ऐसा भी नहीं है कि डेक्लन राइस के अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमारे पास हायदारा है, हमारे पास कमारा है, हमारे पास रूबन नेवेस है, हमारे पास टेलेमेंस है, हमारे पास एनडीडी है, हमारे पास बहुत अच्छे ऑप्शन है। सही बताऊं तो हमारे पास वान द बीक भी है, बट स्टिल वी आर गोइंग फॉर अ प्रॉपर नंबर 6। तो हमारे पास ये सारे प्लेयर्स हैं, लेकिन यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि डेक्लन, अब आप सोच रहे हो कि यार देखो अगर डेक्लन राइस यूनाइटेड नहीं जाएगी तो शायद से डेक्लन राइस का प्राइस टैग लो जाएगा। नहीं होगा, वेस्ट हैम नहीं करे। पहली बात तो वेस्ट हैम बेचना ही नहीं चाहती, वो वेस्ट हैम वो क्लब ही नहीं है जो उस पर कैश इन करना चाहती है। वेस्ट हैम तो उसका रखना चाहती है, प्लस वेस्ट हैम अगर बेचेगी भी तो उसे पता है कि चेल्सी खरीद लेगी, तो उनको कोई दिक्कत ही नहीं, उनका पैसा आ जाएगा उनके पास। लेकिन इसी के साथ यार अब बात करते हैं यहाँ पर अपनी नेक्स्ट स्टोरी की, जो कि है मॉरिशियो पोचेटिनो से। अब हाल ही में यार एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई थी कि अगर पोचेटिनो की पीएसजी रियल मैड्रिड से एलिमिनेट हो जाती है तो पीएसजी अनथिंकेबल बहुत जल्दी कर देगी और वो इमीडिएटली सैक कर देगी पोचेटिनो को। अब इसके पीछे आई थिंक पीएसजी के फैंस काफ़ी खुश होंगे, क्योंकि देखो इससे साफ पता चल रहा है कि अगर वो इमीडिएटली सैक कर रहे हैं इसका मतलब उन्होंने जिदेन को पटा लिया है ना। जिदेन को उन्होंने फैला फुसला के ले आए हैं वो, और जिदेन इमीडिएटली टेक ओवर करने के लिए तैयार है। लेकिन आपको इसका काउंटर मेरे पास जो है वो 2 क्वेश्चन है, और इफ़ यू हैव द आंसर डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर हम ये भी मान लें कि ठीक है जिदेन यहाँ पर टेक ओवर करने के लिए तैयार है, आके करेगा क्या? आई मीन लाइक चैंपियंस लीग से बाहर हो गए हो, लीग 1 में तुम ऑलरेडी जीत रहे हो, कप कंपटीशन से तुम बाहर हो गए हो। अब इसका मेरे क्वेश्चन का भी तुम काउंटर कर सकते हो कि भाई जिदेन आके टीम को जानेगा, वो थोड़ा जानेगा, पहचानेगा, फिर करे भाई। तभी जिदेन ने हमेशा से ये प्रायोरिटी रखी है कि मैं मिड सीजन तो किसी भी क्लब को ज्वाइन नहीं करूँगा, तो वो आएगा समर में ही। दूसरा मेरा काउंटर ये है कि देखो पीएसजी सैक करेगी, कॉम्पनसेशन पे करेगी, ठीक है, यूनाइटेड उसको फ्री में उठा लेगी इवेंचुअली, कह रहा हूँ मैं। अगर पीएसजी सैक नहीं करती तो यूनाइटेड कॉम्पनसेशन पे करेगी पीएसजी को, तो पीएसजी कहीं ना कहीं वो घाटा क्यों करे? वो जो इतने होगा 5-10 मिलियन जितना भी होगा वो घाटा क्यों करेगी पीएसजी? ये भी एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात रख रहा हूँ।